मार्वल ज़ॉम्बीज़ इज फाइनली हियर। आई बिलीव कि आपने ये पूरा शो अब तक बिंज वॉच करके निपटा दिया होगा, इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि हम इन सारे एपिसोड्स को डिस्कस कर लें। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये शो व्हाट इफ सीजन 1 के ज़ॉम्बी एपिसोड की कंटिन्यूएशन है, जहां पर जेनेट वैन डाइन क्वांटम रियल में एक ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट होती है। उसे बचाने के लिए हैंक भी वहां जाता है और खुद भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। और जब वो दोनों क्वांटम टनल से बाहर आते हैं तो ये वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। इवन एवेंजर्स भी इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। और जब ब्रूस थैनोस के बारे में उन्हें वार्न करने के लिए स्पेस से अर्थ पर आता है तो वो देखता है कि कुछ हीरोज को छोड़कर पूरा वर्ल्ड ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो गया है। अब वो विजन के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि विजन ने ज़ॉम्बी वांडा को पकड़ कर रखा है और वो उसे फीड करने के लिए इनोसेंट लोगों के बॉडी पार्ट्स को काट कर उसे खिला रहा है, जिनमें से एक टिचाला भी था जिसका एक पैर वो वांडा को खिला चुका था। वो सारे वांडा से फाइट करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में ओकोई और बकी जैसे कुछ हीरोज मारे जाते हैं। लेकिन विजन इस वायरस के क्योर के लिए अपना माइंड स्टोन निकाल कर सर्वाइविंग हीरोज को देता है और स्पाइडी, स्कॉट एंड टिचाला वकांडा के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तब तक ज़ॉम्बी थैनोस वकांडा में पहुंच चुका था और यहीं पर ये व्हाट इफ का एपिसोड खत्म हो जाता है और यहाँ से आगे की कहानी मार्वल ज़ॉम्बीज़ में शुरू होती है। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर केट बिशप, रिरी विलियम्स और कमाला खान को देखते हैं और यहाँ पर कमाला खान के पास उसकी पावर्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, जबकि अर्थ 616 में हमें उसकी पावर्स एंड गेम के बाद देखने को मिली थी। साथ में यहाँ पर केट बिशप भी हॉकाई से कभी नहीं मिल पाई और रिरी के पास भी उसका सूट नहीं है। और यहाँ पर रिरी आयरन मैन के हेडलेस आर्मर में टेडी बियर के हेड को अटैच करके फ्राइडे की मदद से इसे ऑपरेट कर रही है, क्योंकि व्हाट इफ में हमने देखा था कि टोनी का हेड उसके आर्मर से अलग हो गया था। देन वो तीनों ग्रैंड सेंट्रल में एंटर करते हैं, जहां द एवेंजर्स में चिटोरी इन्वेजन हुआ था और यहाँ पर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बाद सब कुछ खंडर बन गया है। लेकिन तभी यहाँ पर एक प्लेन क्रैश होता है, जिसके अंदर हम एक पायलट को देखते हैं जिसके पेट में एक डिवाइस होता है और कमाला इसे अपने हाथ से निकालती है और रिरी से देखकर कहती है कि ये एक क्रॉस गैलेक्टिक ट्रांसमीटर है जिसे शील्ड ने बनाया है। एंड फिर वो तीनों यहाँ पर रिरी की कार में बैठकर अदर सर्वाइवर्स और इसके क्योर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अचानक रास्ते में एक तूफान से उनकी कार पलट जाती है और वो ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस जाते हैं। रिरी अपने रिपल्सर का यूज करती है, कमाला अपनी सुपर पावर और केट अपनी आर्चरी से ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जिस तूफान की वजह से उनकी कार पलटी थी वो कोई तूफान नहीं, एक्चुअली इकारिस वर्सेस कैप्टन मार्वल का इंटेंस बैटल था। लेकिन इकारिस यहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं है, जबकि कैप्टन मार्वल ज़ॉम्बी बन चुकी है, क्योंकि इकारिस एक इटर्नल है और इटर्नल्स बेसिकली रोबोट्स होते हैं जिनके ऊपर ज़ॉम्बी वायरस का असर नहीं होता। बट क्वेश्चन ये आता है कि कैप्टन मार्वल यहाँ पर कैसे आई। शायद हो सकता है कि निक फ्यूरी ने ज़ॉम्बी वायरस के फैलते ही कैरल को सिग्नल भेजा हो, बट वो दोनों यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि इटर्नल्स टियामट को इमर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन मार्वल के काफी सारे लोगों को मारने के बाद उनका प्लान खराब हो रहा है। दैट्स व्हाई इकारिस उसे रोकना चाहता है। केट कैप्टन मार्वल के ऊपर एक एरो शूट करती है, लेकिन ये तो एक पार्टी एरो था और उसके बाद कैप्टन मार्वल केट बिशप को मार देती है। रिरी को भी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी काट लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है मून नाइट ब्लेड की, जो अपनी मून नाइट थीम बाइक में यहाँ पर आकर कमाला खान को बचा कर ले जाता है। और एमसीयू में ब्लेड को हमने पहली बार देखा है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर मून नाइट के सूट को ब्लेड की कॉस्ट्यूम के साथ मर्ज किया गया है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक काफी कूल आइडिया था। और वो दोनों ओहायो की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे अदर हीरोज को, जो कि एक बेस में छिपे हुए थे। यहाँ पर मेलिना ने कुछ ज़ॉम्बीज़ को एज अ वॉल यूज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जो वही टेक्नोलॉजी है जिसका यूज उसने ब्लैक विडो में पिग्स को कंट्रोल करने के लिए किया था। सारे हीरोज इस बेस में गैदर होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का पूरा ग्रुप आ जाता है, जिसमें हॉकाई, घोस्ट, अबॉमिनेशन जैसे कैरेक्टर्स होते हैं और इन्हें लीड कर रही होती है ओकोई। और हाँ, इनके साथ ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका भी होता है, जिसका ओनली कमर से ऊपर का पार्ट यहाँ पर होता है, क्योंकि व्हाट इफ में बकी ने उसे बीच में से काट दिया था। और इन ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए आपको उनके सिर पर अटैक करना होता है और फिर ये ज़ॉम्बीज़ उनके बेस पर अटैक कर देती हैं। विडोज उनके ऊपर फायरिंग करती हैं, लेकिन तभी घोस्ट यहाँ पर आती है और अपनी फ्रीजिंग पावर से इन विडोज को मार देती है। रेड गार्डियन वर्सेस कैप्टन अमेरिका की एक बड़ी ही फनी फाइट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कैप्टन अमेरिका इस फाइट में रेड गार्डियन की बॉल्स ग्रैब कर लेता है, लेकिन एट द एंड रेड गार्डियन कैप्टन अमेरिका के ऊपर गिरकर उसे पिचका कर मार देता है। लेकिन इसके बाद ब्लेड वर्सेस घोस्ट की ये फाइट इस एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट था। घोस्ट के पास फेजिंग की एबिलिटी है, लेकिन ब्लेड के पास भी सुपर ह्यूमन सेंसेस हैं, तो उसे सेंस कर पा रहा था कि वो कहां से अटैक करने वाली है। और जिस स्टाइल से वो घोस्ट को मारता है, ये देखकर बड़ा मजा आया।
और एक और चीज आपने इस फाइट में नोटिस की होगी कि इस फाइट के दौरान ब्लेड की जो केप थी वो गायब हो गई थी। अब वो सारे यहाँ से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन एस्केप करते टाइम यहाँ कोई मेलिना को मार देती है। उसके बाद सारे हीरो स्पेसशिप के लिए सर्च करते हैं और यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। गाइज, इस शो की एक चीज मुझे बड़ी पसंद आई कि यहाँ पर किसी कैरेक्टर को मारने में जरा सा भी संकोच नहीं किया गया। नाउ एपिसोड 2 की शुरुआत में हम शैंग-ची और केटी को देखते हैं जो कि एज अ वैले वर्क पर हैं, जैसा कि हमने शैंग-ची मूवी में देखा था। और यहाँ पर शैंग-ची ने केटी को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया है, वो उसे अभी शॉन के नेम से ही जानती है। और फिर जिमी वू भी यहाँ पर एंट्री लेता है। एंड क्योंकि एंटमैन 2 के इवेंट्स के टाइम पर ये सारे कैरेक्टर्स सेम सिटी में थे, तो इनकी स्टोरी को ऐड करना यहाँ पर काफी अच्छा आइडिया था। पूरी सिटी में यहाँ पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था, लेकिन तभी शैंग-ची के फादर वेनवू यहाँ पर आते हैं उसे बचाने के लिए, और इसी प्रोसेस में अपने रिंग से एक जायंट ज़ॉम्बी को मारते हैं जो कि पिम पार्टिकल की हेल्प से बड़ा हो गया था। लेकिन तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी शैंग-ची को काट लेता है और ये वायरस कहीं उसकी पूरी बॉडी में फ्लो ना हो, इसीलिए वेनवू अपने रिंग्स को निकालकर शैंग-ची के हाथ में पहनाता है ताकि उसके फ्लो को रोका जा सके। और ये एक रिंग जो कि शैंग-ची के बाइसेप पर लगी हुई है वो पूरे शो में यहीं पर रहकर ग्लो करती रहती है ताकि वो वायरस के फ्लो को रोक सके। और शैंग-ची पूरे शो में ओनली 9 रिंग्स का यूज करता है। और यहाँ पर केटी को भी उसकी असली आइडेंटिटी का पता लग जाता है और यहाँ पर डेथ डीलर आकर उन्हें रेस्क्यू कर लेता है। और इसके बाद हमें 5 साल बाद का एक दिन दिखाया जाता है जहाँ पर डेजर्ट में उनके पीछे स्क्रल्स का एक ग्रुप पड़ा हुआ है। और स्क्रल्स को यहाँ पर इस तरह से देखकर मैं काफी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि अर्थ 616 में वो इस टाइम पर एज अ ह्यूमन छिपे हुए थे, लेकिन इस यूनिवर्स में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बाद उन्हें इस तरह से रहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं तो स्क्रल्स भी इस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। देन हमें यहाँ पर सिटी ऑन द सी का एक बोर्ड दिखाया जाता है और फिर एंट्री होती है जॉन वॉकर की, जो कि इंट्रोड्यूस करता है बैरन ज़ीमो को। तो मेरे अकॉर्डिंग बैरन ज़ीमो को वायरस फैलने के टाइम पर प्रिजन में रखा गया था, क्योंकि सिविल वॉर में उसके साथ ऐसा ही किया जाता है। एंड आई थिंक इस यूनिवर्स में उसे राफ्ट में भेजा गया। राफ्ट जो कि अंडर वाटर प्रिजन है, जो हमें सिविल वॉर में देखने को मिली थी, ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने को मिली थी। तो जब ये वायरस फैला होगा तो ज़ीमो यहाँ से बाहर निकल गया और उसने इस पूरी राफ्ट के ऊपर कब्जा कर लिया। और अब वो इस राफ्ट का यूज लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कर रहा है और यहाँ पर उसने एक न्यू सिटी बना दी है। और यहीं पर शैंग-ची और रेड गार्डियन की टीम की एक दूसरे से मुलाकात होती है और वो आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और यहाँ पर भी जिमी वो अपना मैजिक दिखा रहा है, जैसा कि हमने उसे एमसीयू में करते हुए देखा है। और फाइनली इस राफ्ट के अंदर इस सेफ प्लेस में आकर हमारे हीरोज फाइनली चैन की सांस लेते हैं। और फिर हमें ओशन के बॉटम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टैलोकैनिल्स और ज़ॉम्बीफाइड नेमोर है। और राफ्ट के अंदर हमें ज़ीमो का असली प्लान पता चलता है और वो रिवील करता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए नेमोर को खाना खिलाता है। और फिर वो कमाला खान की पूरी टीम को ओशन में छोड़ देता है, लेकिन कमाला अपनी पावर से एक प्रोटेक्टिव बबल बनाकर सबको सेव करती है। बट तभी नेमोर उनके ऊपर अटैक करता है और वो राफ्ट के अंदर घुस जाती हैं और यहाँ उनकी फाइट शुरू हो जाती है। फिर वो नेमोर को एक कंटेनमेंट सेल के अंदर ट्रैप कर देते हैं, बट अदर टैलोकैनिल्स भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। हमारे हीरोज यहाँ से एस्केप करने का ट्राई करते हैं, बट नेमोर उनके पीछे लगा हुआ था। कमाला और शैंग-ची अपनी पावर से उसे रोकने का ट्राई करते हैं, इनफैक्ट पूरी टीम उसे रोकने का ट्राई करती है, बट नेमोर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो उन सबको तितर बितर कर देता है और वॉकर को तो हाथ में से काट देता है। बट एंड में कमाला उसे ट्रिक करके उसके मुंह में अपने हाथ से क्रिस्टलाइज मेज को इनलार्ज करती है और नेमोर का हेड एक्सप्लोड हो जाता है। वहीं येलेना अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है, क्योंकि वो उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाती। और रेड गार्डियन यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली खो चुका था। एपिसोड के एंड में पूरी राफ्ट एक्सप्लोड हो जाती है और सर्वाइविंग हीरोज न्यू एसगार्ड की तरफ बढ़ते हैं। नाउ एपिसोड 3 में व्हाट इफ एपिसोड को पिक किया जाता है, जहां पर ब्लैक पैंथर, स्कॉट एंड स्पाइडरमैन ज़ॉम्बी थैनोस के साथ फाइट करते हैं। और उनकी फाइट को देखकर यहां पर टाइटन वाली फाइट की याद आ गई। लेकिन तभी उनकी फाइट के बीच में थॉर एंट्री लेता है ग्रूट और रॉकेट के साथ, ठीक उसी तरह से जैसा कि उसने इन्फिनिटी वॉर में किया था। और थॉर एक बार फिर से अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस की चेस्ट पर अटैक करता है। और मैंने कहा था कि थॉर इस फाइट में जरूर आएगा, लेकिन थॉर की सेम मिस्टेक की वजह से थैनोस जिंदा बच जाता है और पावर स्टोन का यूज करके रॉकेट की बॉडी से उसके फ्लैश को अलग कर देता है। ग्रूट कहाँ गया पता नहीं चला और थॉर की आधी बॉडी भी बर्न हो जाती है। फिर थैनोस वकांडा की गोल्डन सिटी को डिस्ट्रॉय करता है और वकांडा का वाइब्रेनियम रिएक्टर एक्सप्लोज हो जाता है। और फिर ब्लैक पैंथर माइंड स्टोन के साथ मैट टाइटन को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी थैनोस गॉन्टलेट का यूज करना सीख चुका था। फिर वो टिचाला के हाथ से माइंड स्टोन को भी चुरा लेता है और अपने गॉन्टलेट को कंप्लीट करता है। और उसकी बॉडी में हम गॉन्टलेट की पूरी एनर्जी को फ्लो होते हुए देखते हैं, जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। और फिर अल्टीमेटली टिचाला खुद के साथ थैनोस को भी इस वाइब्रेनियम कोर में पुश करता है और
तो दोनों और साथ में स्टोन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टिचाला का एक भी डायलॉग यहाँ पर सुनने को हमें नहीं मिला। उसकी जगह स्पाइडरमैन डिस्क्राइब करता है कि एंड मोमेंट्स में टिचाला ने वकांडा फॉरएवर कहकर खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और यूनिवर्स को बचाया। तभी यहाँ से एक एनर्जी एक्सप्लोड होती है और उससे पहले स्कॉट और स्पाइडी इसके चपेट में आ पाते। कुछ पोर्टल्स यहाँ पर ओपन होते हैं और कमार ताज के सॉर्सरर्स उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर कुछ सॉर्सरर्स को हम यहाँ पर देखते हैं जिन्हें रिंट्रा लीड कर रहा होता है, जिसे आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा होगा। साथ में सैरा वुल भी यहाँ पर थी और उसे भी आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, जिसे वांडा मार देती है। और उनके साथ लंडन मास्टर भी यहाँ पर होता है और उसे भी आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। और स्पाइडी एंड स्कॉट यहाँ पर बैठकर डिस्कस करते हैं कि क्वीन ऑफ द डेड वांडा को कैसे रोका जाए। इधर हमारे हीरोज न्यू एसगार्ड पहुंचते हैं और न्यू एसगार्ड के इस डोर को देखकर हाइमडल के उस रिफ्यूजी डोर की याद आ गई, जिसका यूज थॉर रैग्नारॉक में हेला से लोगों को बचाने के लिए कर रहा था। देन हीरोज यहाँ पर वाल्किरी के साथ बात करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन जब ब्लेड खॉन्शू से उसके साथ बात करवाता है तो वो उन्हें अंदर ले आती है और यहाँ अंदर हमें एसगार्ड के कुछ जायंट स्टैचूज देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग ऑडिन। एसगार्डियन वॉरियर्स यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन थॉर एकदम सैड होता है। वो यहाँ पर कुछ उसी फॉर्म में होता है जैसा कि हमने उसे एंड गेम में देखा था। वाल्किरी कहती है कि थॉर किसी से बात नहीं करता और थैनोस को ना रोक पाने की वजह से वो ऐसा हो गया है। वाल्किरी रिवील करती है कि क्वीन ऑफ सोकोविया ने उन्हें ये स्पेशल मील प्रोवाइड की है। वो कहते हैं क्वीन ऑफ सोकोविया, ओ शूट, ये तो वांडा है। वांडा उनके साथ बात करने का ट्राई करती है, लेकिन हीरोज हेजिटेट कर रहे होते हैं। वो कहती है कि वो इन्फेक्ट हुई थी, लेकिन अब वो इन्फेक्टेड नहीं है। और वो कहती है कि वो सबको हील कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे वो पावर चाहिए जो वकांडा में एक्सप्लोड हुई थी। वांडा उन्हें कन्विंस करने का ट्राई करती है, लेकिन तभी रिवील होता है कि ये खाना पीना सब कुछ वांडा का इल्यूजन था। ये फूड एक्चुअली ज़ॉम्बीज के बॉडी पार्ट्स थे और यहाँ पर वो ज़ॉम्बीज बनना शुरू हो जाती हैं जिसने भी ये खाना खाया था, इंक्लूडिंग रेड गार्डियन। फिर वांडा भी यहाँ पर अपने असली फॉर्म में आ जाती है। जीमो यहाँ पर ब्रूटली मारा जाता है, साथ में डेथ डीलर एंड जिमी वू भी मर जाते हैं और ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप अब थॉर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन फाइनली थॉर अपनी आंखें खोलता है, मतलब अपनी एक आंख खोलता है। इधर हमारे हीरोज भी एस्केप करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनके पीछे वांडा की पूरी आर्मी लगी होती है। बट लकीली उन्हें ग्रैंड मास्टर की शिप मिलती है, जो कि हमने थॉर रैग्नारॉक में देखी थी, और उसके ऊपर बैठकर वो भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलेक्सी उनके साथ नहीं आ पाता क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन गया था। वो नोटिस करते हैं कि शिप तो आगे नहीं बढ़ रही है। देन वो देखते हैं कि वांडा ने उन्हें पीछे से होल्ड कर लिया है और वो उन्हें वापस खींच लेती है। और वांडा कमाला से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा, तुम वर्ल्ड को हील कर सकती हो। लेकिन तभी थॉर यहाँ पर आकर वांडा का सामना करता है और उन दोनों की इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। और फाइनली स्पेस में जाकर हमारे हीरोज इस ट्रांसमीटर का यूज करके नोवा कॉर्प से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। नोवा कॉर्प्स को ऑलरेडी पता चल चुका है कि उनका पूरा प्लेनेट ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, इसीलिए उन्होंने उनके पूरे प्लेनेट को क्वारंटीन कर दिया था। अपनी शिप से उन्होंने यहाँ पर कुछ उसी तरह की शील्ड बनाई हुई है जैसा कि उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एंड में किया था। और एपिसोड के एंड में वो हमारे हीरोज की शिप को ब्लास्ट करके उन्हें नीचे गिरा देते हैं। नाउ यहाँ से नीचे गिरते वक्त उन्हें भी पोर्टल्स के थ्रू कमार ताज में ले जाया जाता है और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रूस बैनर अब भी जिंदा है और वकांडा से आने वाली इस इन्फिनिटी एनर्जी को ब्रूस बैनर अब्सॉर्ब कर रहा है, क्योंकि ये पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इन्फिनिटी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद हल्क इन्फिनिटी हल्क बन गया है और ये देखने में यहाँ पर कॉमिक्स से वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की तरह लगता है। और इस मोमेंट पर हीरोज को पता लग चुका था कि अब वांडा बैनर के लिए जरूर आएगी और उन्हें यहाँ पर उसे रोकना होगा, इसीलिए वो सारे मिलजुल कर उसे रोकने के लिए तैयार होते हैं। और वांडा यहाँ पर हल्क के लिए आ चुकी थी। वो ज़ॉम्बीज की आर्मी उसकी तरफ भेजती है, लेकिन हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो इजीली इन सारे ज़ॉम्बीज को टेक डाउन कर देता है। लेकिन फिर इन जायंट ज़ॉम्बीज के कांस्टेंट अटैक से वो काफी वीक हो जाता है और फिर वांडा उसके सामने आकर उसकी पावर को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हीरोज यहाँ पर पोर्टल्स के थ्रू एंट्री लेते हैं और फाइनल बैटल शुरू होता है। इस फाइट में काफी सारे कूल मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक रिंट्रा का अपने हॉर्न से ज़ॉम्बीज को मारना, स्पाइडी का अपनी वेब से ज़ॉम्बीज के हेड्स को निकालना और ब्लेड का हैंग पिम को बीच में से काटना। लंडन मास्टर भी यहाँ पर हॉकाई को बीच में से काट देता है। लेकिन वांडा यहाँ पर कमाला के कानों में विस्पर करती है कि मैं सबको बचाना नहीं चाहती हूँ, अगर तुम मुझे रोकोगी तो सब लोग मर जाएंगे। लेकिन कमाला उसकी बातों को अनसुना करके उसे ग्लो से पीछे फेंकती है। लेकिन एंड में वांडा उसे उसके सारे डेड फ्रेंड्स के ज़ॉम्बीज को दिखाती है। तभी थॉर यहाँ पर आकर अपनी लाइटनिंग से सैरा वुल्फ एंड लंडन मास्टर को मार देता है, क्योंकि थॉर भी अब ज़ॉम्बी बन गया था। साथ में यहाँ पर ब्लेड उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन अपनी लाइटनिंग से वो उसे भी वेपराइज कर देता है। फिर थॉर वर्सेस हल्क की फाइट यहाँ पर होती है, जिसे देखकर उनकी थॉर रैग्नारॉक वाली फाइट याद आ गई। लेकिन एंड में हल्क यहाँ पर थॉर के सिर को कुचल देता है।
फिर वांडा यहाँ पर आगे आती है और हल्क की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। वहीं रिंट्रा को मार दिया जाता है, साथ में शेंगचू को भी ज़ॉम्बी काट लेता है और ऑलमोस्ट सारे ही हीरोज यहाँ पर मर चुके थे। फिर कमाला अकेले वांडा से लड़ती है, लेकिन वांडा उससे कहती है कि हम दुनिया को बचा सकते हैं, तुम मेरी मदद कर सकती हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कमाला अल्टीमेटली उसके साथ ये डील कर लेती है। फिर वांडा यहाँ पर हल्क और कमाला दोनों के साथ खुद को कनेक्ट करती है और कहती है कि वर्ल्ड दोबारा से स्टार्ट होगा और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पूरा प्लेनेट इस एक्सप्लोजन से कवर होता है और एक व्हाइट स्क्रीन के बाद हम अचानक से कमाला को उसके घर में उठते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ सच में ठीक हो गया है। उसके दोस्त केट एंड रिरी डोर पर उसका वेट कर रहे होते हैं। वो सारे कैफे में जाते हैं, बोबा टी पीते हैं और कमाला काफी खुश है। वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी अचानक वांडा का इल्यूजन ब्रेक होता है और वो ज़ॉम्बीज के फ्लैशेस को देखती है। वो अपने सामने रिरी को ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करते हुए देखती है और रिरी उससे कहती है कि कमाला उठो, ये सब कुछ फेक है, ये रियल नहीं है। लेकिन कमाला वापस से इस इल्यूजन में आ जाती है, जहाँ पर केट उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है वांडा के फाइनल जंप स्केयर के साथ। तो मार्वल ज़ॉम्बीज की एंडिंग सेटिस्फाइंग नहीं थी। यहाँ पर वांडा जीत जाती है और हमारे हीरोज हार जाते हैं। काफी सारे फैंस कह रहे हैं कि हमें इसका सीजन 2 चाहिए, लेकिन अब क्या फायदा, कमाला के सारे फ्रेंड्स मर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे ही हीरोज मर चुके हैं। तो अब अगर कमाला कुछ करती भी है तो इसका कोई फायदा होगा नहीं। सो गाइस, इस सैड एंडिंग के साथ आई थिंक मार्वल ज़ॉम्बीज का ये शो कंप्लीट हो चुका है। मुझे ये शो बहुत पसंद आया। गाइस, आपको मार्वल ज़ॉम्बीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और शो में से आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।